उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर दोनों राज्यपालों ने की चर्चा। हरिद्वार में पंचायत चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज। कांग्रेस ने अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा सरकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी। टिहरी के सुरकुंडा देवी मंदिर में रोपवे रुकने से अफरा तफरी का माहौल हुआ पैदा। विधायक किशोर उपाध्याय समेत फंसे कई श्रद्धालु, काफी मशक्कत से निकाला गया सकुशल। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में काश्तकारों की बड़ी दिक्कतें। हरिद्वार जिले के कई खेत हुए जलमग्न, राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। और बनवसा में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग हुए गिरफ्तार। एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने के नाम पर की थी ठगी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। भाजपा जनजाति मोर्चा ने उनका भव्य स्वागत किया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उत्तराखंड शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि देने द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। 11 बजे मुख्य सेवक सदन में विधायकों और सांसदों के साथ आयोजित बैठक में भाग लेंगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। भाजपा जनजाति मोर्चा ने उनका भव्य स्वागत किया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उत्तराखंड शहीद स्मारक के लिए वो पहुंची और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 बजे मुख्य सेवक सदन में विधायकों के साथ जो बैठक आयोजित की गई है उसमें वो सम्मिलित होंगी। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड वो पहुंच चुकी हैं और उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंची वो, श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की और 11 बजे मुख्य सेवक सदन में विधायकों के साथ एक बैठक रखी गई है जिसमें वो शामिल होंगी। देहरादून से बड़ी खबर, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है। भव्य स्वागत उनका किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है, उत्तराखंड पहुंच गई है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? देखिए प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, आज उनका 1 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का और राजधानी देहरादून आज वो सुबह पहुंच चुकी हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंची वैसे ही उनका जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया और इसको लेकर तैयारियां 1 हफ्ते पहले से चल रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, लिहाजा तमाम प्रदेशों का वो दौरा करेंगी, खासतौर पर उन प्रदेशों का जहां पर भाजपा की सरकार इस वक्त राज्यों में है और आज उत्तराखंड की बारी है, तो लिहाजा इस लिहाज से तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और कल जो मीडिया सेल है बीजेपी का, उसके द्वारा भी यहां पर साफ तौर पर यह निर्देश यहां पर दिया गया था तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, कि जो लोग भी राजधानी देहरादून में है वो तो लोग वहां पर मौजूद रहे उनके स्वागत कार्यक्रम में। और आज इसके बाद पहुंचने के बाद वो शहीद स्थल पर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने जो शहीद हैं उत्तराखंड के उनको नमन किया है आज शहीद स्मारक पर जाकर। और यहां से कुछ देर बाद वो मुख्य सेवक सदन पहुंचेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री समेत जितने भी लोकसभा के सांसद हैं और जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं बीजेपी के, उन तमाम लोगों से आज एक बैठक यहां पर की जाएगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर अपनी जीत की सुनिश्चित यहां पर करने के लिए इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशंसा।
बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कैलाश, काफी विशेष तरीके से तैयारियां थी और जोरदार स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों के साथ। और देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है तो होना भी ऐसा ही चाहिए, और वो तस्वीरों में साफ तरीके से दिख भी रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताया कि एक हफ्ते पहले से तैयारियां चल रही थी और जाहिर तौर पर एनडीए की यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। और आज जिस तरीके से यहाँ पर ये मुलाकात होगी, इस मुलाकात के बहुत यहाँ पर अहम मायने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर सरकार जो है भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर तमाम लोगों को ये आदेशित कर दिया गया था, तमाम विधायकों को आदेशित कर दिया गया था संगठन की ओर से कि तमाम विधायक इस दिन मौजूद रहे, और आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और राष्ट्रपति को लेकर जो कोशिशें यहाँ पर एनडीए की पहले से रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात भी करें, दोनों ही दल ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति उनका बने। हालांकि इस वक्त प्रबल जो दावेदार है एनडीए की वो द्रौपदी मुर्मू हैं और उनकी जीत में यहाँ पर सुनिश्चित मानी जा रही है। और इस जीत के मायने इसलिए खास होंगे क्योंकि जब भी कोई बिल यहाँ पर पेश किया जाता है सदन में, फिर उच्च सदन में आता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की यहाँ पर एक संस्तुति बहुत जरूरी होती है किसी भी बिल को पेश करने में। तो हमेशा ही जो पार्टियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो राष्ट्रपति हो उनके मुताबिक यहाँ पर बने, ताकि जो बिल जो कानून वो बनाना चाहे उन कानूनों को बनाने में आसानी हो सके। और अगर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को सियासी तौर पर मिलता नजर आएगा। बिल्कुल कैलाश, अगर बैठक की बात की जाए तो जिस तरीके से 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होना है, कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर भी ये बैठक अहम मानी जा सकती है। इसको लेकर भी चर्चा क्या हो सकती है बैठक में? बिल्कुल, इसी को लेकर ये चर्चा होनी है प्रशंसा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, इसीलिए इस बैठक को आहूत किया गया है। और खुद आज राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी का, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत, एक परंपरा के तहत वो आ रही हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड, इसके बाद वो जब ये बैठक खत्म होगी इसके बाद वो रवाना हो जाएंगी सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में वहां पर भी उनकी बैठक होगी और उसके बाद वो कलकत्ता के लिए आज ही रवाना हो जाएंगे। देर शाम को आज वो कलकत्ता में ही उनका प्रवास रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि 2 अन्य राज्यों में भी आज उनका जाना सुनिश्चित हुआ है। तो कुछ, क्योंकि समय यहाँ पर कम है और इस कम समय में उनको तमाम राज्यों में यहाँ पर जाना है, जिन जिन राज्यों को लेकर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अहम उत्तराखंड के लिए है और उनकी कोशिश यही रहेगी कि तमाम नेताओं से एक शिष्टाचार वो भेंट भी करे, तमाम नेताओं से वो बातचीत भी करे और अपनी जीत को सुनिश्चित करके उत्तराखंड से वापस रवाना हो। बिल्कुल कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। 45 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे आरपी रतूड़ी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही कमलेश रमन भी महिला कांग्रेस को मजबूत कर रही थी। पार्टी में गुटबाजी से सभी नाराज थे, दोनों नाराज थे और इसी के चलते इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। 2017 की हार से सबक नहीं लिया, ये उन्होंने कहा। 2027 में भी चुनाव नहीं जीतना चाहती कांग्रेस, रतूड़ी ने ये बड़ी बात कही। चलिए, इसी पर हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, 2 चर्चित चेहरों ने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह दिया, एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रशंसा, देखिए बहुत बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आरपी रतूड़ी की बात करें, आरपी रतूड़ी वरिष्ठ नेताओं में आते हैं कांग्रेस के उत्तराखंड में। 45 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और अभी वो प्रवक्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। कमलेश रमन की मैं बात करूं, कमलेश रमन प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा में और महिला संगठन को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका कई सालों से यहाँ पर है। लगातार उन्होंने टिकट की मांग की थी विधानसभा को लेकर, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। फिर मेयर की दावेदारी उन्होंने पेश की थी, उसमें भी उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी नाराजगी थोड़ा बहुत थी, लेकिन फिर भी वो लगातार पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, पार्टी में काम कर रही थी। लेकिन आज अचानक सुबह खबर आती है कि दोनों ही नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। उनके जितने भी पदों पर वो आसीन थे, तमाम पदों से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है, किनारा कर लिया है कांग्रेस से। और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी, कांग्रेस लगातार इस बात को डिनाई करती आई है कि उनके अंदर कोई गुटबाजी प्रदेश में नहीं है, कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं है। लेकिन जब से करण माहरा
को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से ही गुटबाजी साफ तौर पर एक बार फिर देखने को मिली थी, क्योंकि पहले प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो यहां पर जो कांग्रेस एक बार फिर से धड़ों में बढ़ती नजर आई है। हरीश रावत गुट की बात करें, हरीश रावत गुट अलग चल रहा है, प्रीतम सिंह गुट की बात करें वो गुट अलग चल रहा है, और अगर करण माहरा की बात करें तो इनका गुट अलग चल रहा है। तो तीन तीन गुट एक बार फिर इस वक्त सक्रिय हैं कांग्रेस में। और अब जो कार्यकर्ता, जो खासतौर पर वो लोग हैं जो सालों से यहां पर कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो पशोपेश में है कि आखिर वो किस नेता के समर्थन में जाएं। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में जाएं, क्या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में जाएं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में जाएं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर पशुपेश की स्थिति कांग्रेस में लगातार बनी हुई है। बिल्कुल कांग्रेस कैलाश दावे जी, कर कह ले सकते हैं ये अंतर कला ही है कांग्रेस का जो उभर कर सामने आ रहा है। अब इन दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो किस पार्टी में ये लोग शामिल हो सकते हैं? और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं आगे। देखिए, जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं कांग्रेस में, उसको देखकर लगता है कि यहां पर कुछ अन्य नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, ये कहना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कांग्रेस में प्रशंसा, उसको देखकर लग सकता है कि अन्य लोग जिनके मन में एक मनमुटाव यहां पर पार्टी के प्रति है या फिर कुछ नेताओं के प्रति है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को थोड़ा और यहां पर डैमेज देखने को मिल सके। और डैमेज कंट्रोल अगर कांग्रेस नहीं करती तो एक एक करके कई ऐसे नेता होंगे जो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि इससे पहले हमने 2016 में देखा था, जब आधी कैबिनेट कांग्रेस की भागकर बीजेपी में चली गई थी और बीजेपी में भी वो तमाम लोग कैबिनेट मंत्री बने थे। तो 2016 से ही पतन शुरू हो चुका था कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से आरपी रतूड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इन चीजों को समझना होगा कांग्रेस को। इन चीजों से कांग्रेस को पार अगर नहीं पाती तो बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 2017 में जब चुनाव हारे थे तब भी इन्होंने सीख नहीं ली। 2022 में जीता चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी, अब भी इन्होंने सीख नहीं ली। और 2027 जो आगामी है उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल भी यहां पर मजबूत नजर नहीं आ रही है, ना ही दिख रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर कांग्रेस को मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत उत्तराखंड में है, वरना वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का सुपड़ा आसानी से प्रदेश से साफ होता नजर आएगा। बिल्कुल, डॉक्टर रतूड़ी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में जो हालात हैं वो भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर वरिष्ठ नेता ही अपना फ्यूचर इनसिक्योर महसूस करने लगे कांग्रेस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो पार्टी का जो आला कमान है उसको मंथन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से बात करें तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक नई पार्टी है। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से जो सियासी खेल अब सिर्फ ना उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में यहाँ पर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो महत्वाकांक्षाएं भी यहाँ पर नेताओं की जाग रही हैं। कई नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते दूसरे दलों में चले जाते हैं। कई नेता ये चाहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल उनको भी मिले और पार्टी को भी मिले। लेकिन उत्तराखंड में बिल्कुल इसकी विपरीत परिस्थितियां हैं। कुछ नेताओं को हम छोड़ दें जिनकी महत्वाकांक्षा थी, वो जरूर बीजेपी में चले गए, लेकिन अमूमन ऐसे नेता आज भी धरातल पर कांग्रेस में मौजूद थे जो सालों से यहां पर पार्टी का झंडा और डंडा उठाकर चल रहे थे। लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान तक नहीं मिल पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सालों से पार्टी की सेवा कर रहे दो मुख्य नेता, एक प्रदेश उपाध्यक्ष महिला जो हैं कमलेश रमन, उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया, और 45 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे आरपी रतूड़ी ने भी पार्टी को अलविदा कर दिया। तो यही हालात अगर रहे प्रशंसा, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को ऐसे कई अन्य झटकों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कांग्रेस में गुटबाजी और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं नेता की उपेक्षा की जाती है, यही कारण है कि अभी ये स्थिति बन गई। और कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस को समझना चाहिए और इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने की। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड प्रदेश से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोश्यारी का उत्तराखंड के प्रति लगाव प्रशंसनीय है और उनके अनुभव से उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है।
हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनाव के लिए जारी आरक्षण में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और हरिद्वार पंचायत चुनाव के प्रभारी विजय सारस्वत के नेतृत्व में सभी विधायकों ने प्रेस वार्ता की। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, मंगलौर के पूर्व कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और कलियार विधायक हाजी फुरकान मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण की सूची में बड़ी धांधली की गई है। भाजपा सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार पंचायत चुनाव को टालती आ रही है। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने जा रहे हैं तो भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए आरक्षण में गड़बड़ी करवा रही है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार की मनमानी ऐसी ही चलती रही तो वो इसका विरोध आगे भी करेंगे। टिहरी के मां सुरकुंडा देवी मंदिर में लगी रोपवे अचानक रुक जाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रोपवे में टिहरी विधायक समेत कई श्रद्धालु बैठे हुए थे। आपको बता दें कि रोपवे का अलाइनमेंट आउट होने से ये स्थिति पैदा हुई। हालांकि सभी को काफी मशक्कत के बाद सकुशल रोपवे से बाहर निकाल लिया गया। हादसे को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। शुरू में भी जब ये शुरू हुआ था तो शायद कुछ इसमें ग्लिचेस कुछ आए थे और आज जब मैं इसमें आया तो ये बहुत ही चिंता का विषय। हम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी इसका संचालन कर रहे हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बीती रात ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से लक्सर के पास से होकर बह रही सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया। सोलानी नदी के आसपास किसानों के खेतों में पानी भर गया। वहीं खानपुर के ग्राम हस्तमौली में सोलानी नदी का तटबंध टूटने से पानी निकलकर गांव में घुस गया, जिससे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर एसडीएम ने निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सोलानी नदी के तटबंध में बने रास्ते को तत्काल भर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। चंपावत जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते नदियों के बड़े जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए तराई क्षेत्रों में नदी तट वाले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। टनकपुर शारदा घाट, जो कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल आने वाले श्रद्धालुओं के बीच अति प्रसिद्ध है, जिसके चलते पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल में लगने वाला सरकारी मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पूर्णागिरि माता के दर्शन करने टनकपुर आ रहे हैं। ऐसे में तीर्थयात्री टनकपुर शारदा घाट पर स्नान कर माता के दर्शन को जाने का प्रयास करते हैं। शारदा नदी के बड़े जलस्तर को ध्यान में रखते हुए शारदा घाट पर तैनात जल पुलिस टीम लीडर रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की ओर से आदेशित होने के बाद से वह और उनकी टीम लगातार शारदा घाट पर आने वाले तीर्थयात्रियों को गहरे पानी में जाने से रोक रही है। के आदेश के अनुसार 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और यात्री गहरे में जाता है तो उसको रोकते हैं और कोई बात है तो उसका रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल जो पहाड़ में काफ़ी बरसात हो रही है तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदी का, तो उसी हिसाब से जो हमारी पूरी टीम जो रेस्क्यू भी करते हैं हम यहाँ पे और यात्री को समझाते हैं कि ज़्यादा गहरे पानी में मत जाओ। उसके बाद भी लगातार पूर्णागिरि का मेला लगातार चल रहा है, यात्री काफ़ी।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट ग्राम में निजी बायोटेक संस्था द्वारा एक निशुल्क कैंप लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरीश सत्यवली ने की। शिविर में निजी बायोटेक संस्था द्वारा ग्रामीणों को कृषि में अच्छे पैदावार के लिए टिप्स दिए गए। इसके साथ ही किसानों को बीज के लाभ के बारे में भी बताया गया। निजी बायोटेक संस्था ने बताया कि बीज के द्वारा अच्छी फसल की पैदावार की जा सकती है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 8वां किसान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जैविक दवाई, वर्मी कंपोस्ट, जीव मृत, बीज मृत, कैमोमाइल ऑयल के बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्टेडियम में युवक मंगल दल पाऊ के द्वारा चलाई जा रही जय गैल चौड़ा बाबा मंडल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 2 टीमों में हुआ। दोनों ही टीमों के द्वारा मैच में शानदार फुटबॉल खेली गई। मैच समाप्ति तक दोनों ही टीमें एक दूसरे की गोल की बराबरी में रहीं, जिसके बाद मैच का निर्णय पेनाल्टी शूट आउट से हुआ, जिसमें एफसी चंपावत ने एफसी लोहाघाट को 4-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं मैच के मुख्य अतिथि लोहाघाट के ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि व मशहूर फुटबॉलर महेंद्र ढेक रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे और आयोजक मंडल की सराहना करते हुए कहा कि आजकल के युवा को नशे से दूर रखने के लिए खेल एक सशक्त माध्यम है। युवा खेलों में आगे आकर अपना करियर बना सकते हैं। वहीं कोच मयंक ओली ने मुख्य अतिथि और सहयोगियों का आभार जताया। चंपावत जनपद की बनवसा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले मिंटू गैंग के 3 साइबर ठगों को उत्तर प्रदेश के आगरा से पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए अपराधी रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। पूछताछ में इन्होंने अन्य राज्यों में की गई ठगी को भी कबूला है। इंडिगो एयरलाइंस के नाम से किसी ने इनको जॉब देने के नाम पे इनको एक अपॉइंटमेंट लेटर इनको जारी किया गया था। जब इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो इन्होंने दे दी थी। इन्होंने ये सोचा संभवतः ये सही चीज़ है, इन्होंने दे दी थी। बाद में जब उनको पता चला कि इनके साथ ये ठगी हो चुकी है तो इन्होंने पुलिस में इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। उसके बाद हमने एसओजी और थाना बनबसा की टीम की मदद से एक टीम बनाई और इनको दबिश के लिए वहाँ पर जो पूरा उसमें पड़ताल करने के लिए इसमें भेजा। तो आज आगरा से ये 3 आरोपी जिन्होंने इनके साथ ठगी की है उनको पकड़ा है। बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये क्विकर जो वेबसाइट है उससे ये फ़ोन नंबर लोगों के कलेक्ट करते हैं, उनको रैंडमली ये फ़ोन करते हैं। जो इनके झांसे में आ जाता है उनको ये जो कॉल लेटर है वो इनको मेल कर देते हैं और उनको ये इनसे पैसों की डिमांड करते हैं। उनकी एक तरह से ये ठगी करते हैं। इस घटना से पहले भी इन्होंने पूछताछ में बताया करीब 15-16 लोगों को इन्होंने ठग चुके हैं। ऑल इंडिया में इन्होंने ये घटनाएँ कर चुके हैं। तो इन्होंने एक आज हमारे जो टीम ने काफ़ी एक अच्छा केस वर्कआउट जिससे हो सकता है और भी लोग जो ठगे जाते हैं उनको एक तरह रोका है। इनके जो मुलजिम थे इनके कब्जे से 8 मोबाइल फ़ोन और जो मोबाइल हमारे घटना में प्रयोग होता मोबाइल, सिम, ये सब चीज़ें बरामद कर ली है। और इनके जो केस था वो भी जो इनका गया था वो भी हम रिकवर करने का प्रयास। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।